मैं आपका चैनल देख रहा था, उसमें आप एक माने ब्रिटेन के गृह मंत्री के बारे में आप बता रहे थे कि उन्होंने कुछ मुस्लिम गैंग्स पकड़ा था, जो वहाँ की लड़कियों को स्पॉइल करते थे। क्या कहानी है? माने चूँकि आप वहाँ पे हैं, इसलिए मुझे वो बड़ा देखिए, सनसनीखेज़ हाँ, मामला हाँ, लगा। हाँ, नहीं वो मामला बहुत सेंसिटिव है और जब किसी देश की गृह मंत्री इस तरीके से कहे तो और भी बहुत गंभीर हो जाता है। यहाँ पे ना एक टर्म आता है, चलता है ग्रूमिंग गैंग। ग्रूमिंग ग्रूमिंग गैंग, गैंग। हाँ, ग्रूमिंग गैंग ये है कि कम उम्र की लड़कियों को ये ग्रूम करते हैं और उनका मतलब कड़े शब्दों में कहूँ तो उनका इस्तेमाल करते हैं। मतलब वो अच्छा यहाँ पे क्या है कि शादी करना ज़रूरी नहीं है। तो शादी करना ज़रूरी नहीं है तो यहाँ पार्टनर्स कहे जाते हैं, मतलब सिविल पार्टनर्स हैं। तो ये यहाँ के कानून में है। तो आप एक तरीके से लिव इन रह लीजिए। तो आप लिव इन रह रहे हैं और कुछ सालों के बाद उस लड़की को ये महसूस होता है कि भैया ये तो मेरे मेरे साथ तो चीटिंग हो गई। लड़कियां प्रेग्नेंट भी हुई, कुछ के बच्चे भी हो गए, लेकिन वो मार पिटाई और बहुत सारी मतलब आपराधिक प्रवृत्तियां उनके साथ होती रहीं। उनका बहुत मुख्य सारी, मकसद क्या होता है? उस गैंग का मुख्य मकसद क्या होता है? देखिए क्या है, जैसा कि उस गैंग में कुछ लोगों को पिछले दिनों सजा भी हुई थी और एक साथ करीब 22 लोगों को सजा हुई। उन 22 लोगों पर 122 मामले थे और वो उन 22 लोगों पर इतने मतलब एक-एक आदमी पर इतने-इतने मामले थे कि 100 साल से ज़्यादा की सज़ा होती है अगर सारे मामले जोड़े जाएँ तो। सारे मुसलमान थे? सारे मुसलमान थे, पाकिस्तानी थे, पाकिस्तानी ब्रिटिशर्स थे। मतलब वो ब्रिटिशर जो पाकिस्तान से आए ओरिजिनली और यहाँ हो गए। देखिए उनको 2 चीज़ें हैं, अगर किसी गोरी लड़की से शादी कर ली, तो उनको सिटीज़नशिप मिलने में सुविधा हो जाती है। तो जी। एक वो रास्ता अपनाए, लेकिन उन्होंने कम उम्र की लड़कियों का इस्तेमाल किया, चूँकि उनको बरगलाना ज़्यादा आसान था। और जब गृह मंत्री ने ये कहा कि ये बिल्कुल पाकिस्तानी ब्रिटिशर्स का है और ये ग्रूमिंग गैंग खास तौर पे मैं जहाँ रहता हूँ उस यहाँ से करीब 30 माइल की दूरी पे एक जगह है टेलफर्ड, वो इलाका बहुत उसके लिए सेंसिटिव माना गया। 2-3 और इलाके सेंसिटिव माने गए। तो उस पर अब कार्रवाई शुरू हुई है और बकायदा एक मतलब स्पेशल टास्क फोर्स बनाया है ऋषि सुनक ने कि ऐसे लोगों की जांच की जाए। और चूंकि हुआ ये ना कि जब शोषण हुआ, शोषण के बाद भाई रेप तो चलिए मान लीजिए कि आप उस पर ये आरोप लगा रहे हैं कि शादी कर ली थी, रेप हुए तो अपने दोस्तों के साथ रेप कराए, कई लोगों को धंधे में धकेल दिया, एक तरीके से कहिए प्रोस्टिट्यूशन में, दूसरे देशों में भी ले गए। ये सारी कहानियां निकल के आई तो ये बहुत गंभीर हुआ मामला और उसको लेकर के सरकार अब बहुत गंभीर है यहाँ पर। ओके। कितना आप कनेक्ट करते हैं, याद आता है आपको अपना बचपन, अपना बिहार, अपना गाँव, अपना शहर? बहुत याद आता है, देखिए याद तो बहुत आता है। और मिसिंग में क्या है ना अश्विन भाई, एक चीज में मैं ना बहुत सारी चीजों के लिए इन दिनों मतलब मैं सिस्टम को दोष नहीं देता हूँ, मैं समाज को दोष देता हूँ। और समाज को दोष देने का मतलब कि अपने परिवेश को, कि भाई आज की तारीख में अब आप देखिए, मैं आप बिहार की बात कर रहे हैं, मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि 90 के दशक में जब नरसिम्हा राव की सरकार आई और पूरा देश एक नए दौर में आ रहा था, भाई देश तो 90 के दशक की शुरुआत में बदला ना। 91 में नरसिम्हा राव की सरकार थी, मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, उदारीकरण का दौर शुरू हुआ, देश बदलना शुरू हुआ। उस वक्त आंध्र की जीडीपी और बिहार की जीडीपी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। हुआ क्या, आंध्र प्रदेश को चंद्रबाबू नायडू मिले और बिहार को लालू प्रसाद यादव मिले। जी। बस यही फर्क है दोनों का। मैं तो कहता हूं कि आकलन खुद कर लीजिए। आज आंध्र प्रदेश कहां पे बैठा है, भाई उससे अलग हुआ तेलंगाना कहां पे बैठा है, और आज पूरे देश में मजदूरों की फैक्ट्री के तौर पे बिहार कहां पे बैठा है। तो इसका मतलब यह है कि आप अपनी सोसाइटी समाज को बेहतर होते नहीं देख रहे हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ, उसके बाद जो लोग जन्म लिए, अब आप देखिए अगर मान लीजिए जिसका जन्म 1995 में हुआ या 2000 में हुआ, 2005 तक लालू यादव थे, अब 2000 में हुआ, 2005 में वो 5 साल का था, आज वो 22 साल का है, आज वो नौजवान है, वोटर है, वो फैसले लेता है। तो उसने तो वो दौर देखा नहीं जो 90 से पहले का दौर था। फिर कहता है कि अरे पहले बिहार क्या था, पहले बिहार ये था कि उसी बिहार के उसी सरकारी स्कूल से पढ़ के वहीं से शिक्षा लेकर के मैं यहाँ बैठा हूँ।
पहले का बिहार ये था। और मैं दावे से कहता हूं कि आज बिहार के किसी भी सरकारी स्कूल से पढ़ा करके नए बच्चे को आप बिना आरक्षण के कहीं पहुंचा दीजिए। आप समझिए कि समस्या क्या है भाई। एजुकेशन को आपने तहस नहस कर दिया। प्राइवेट स्कूल्स अभी भी बिहार में कुछ अच्छे हैं, सरकारी स्कूल भी अच्छे हैं, टीचर, ऐसा नहीं है कि 100% कुछ खराब हो जाता है, लेकिन बहुतायत की बात कह रहे हैं। ना वो संस्कार बचे हैं, ना वो समाज बचा है, ना वो लोग बचे हैं। और भाई पलायन तो हो ही रहा है। लोग कहेंगे कि पलायन तो पहले भी होता था, बिल्कुल होता था, लेकिन आपके पास ऑप्शन थे ना। आप देखिए, जब झारखंड बिहार में था तो टाटा था, डालमिया नगर पूरा डालमिया का नगर ही था भाई। बरौनी की रिफाइनरी थी, आज चलिए बरौनी की रिफाइनरी आज भी है, लेकिन डालमिया नगर तहस नहस हो गया। बिहार में जो 50 चीनी मिल थे, लगभग सब खत्म हो गए, 2-4 बचे हुए हैं। ये रोजगार का बड़ा साधन था और विकास थे भाई। चॉकलेट, वो मॉर्टन करके एक चॉकलेट आता था, उसकी कंपनी थी। ऐसे मतलब छोटे मोटे उद्योग से लेकर के बड़े उद्योग तक ऐसे भरे पड़े थे बिहार में, आज नहीं है। और आप कहते हैं कि बिहार कोई आना नहीं चाहता। भाई आप प्रशासन के तौर पे आप फेल हैं, तो बिहार कोई कैसे आएगा? शिक्षा के तौर पे आप फेल हैं, बिहार कोई कैसे आएगा? तो वो जाना नहीं चाहते। अच्छा, बिहार के लोगों को भी समस्या क्या है कि जातिवाद की बात करते हैं कि भाई हमारी जाति का व्यक्ति है और इसको हम इसका समर्थन दे रहे हैं। मैं हमेशा, मतलब आप समझिए कि मैं पिछले 10 साल से लोगों को यही समझा रहा हूँ। मैंने 2-3 साल पहले गांधी मैदान नाम से भी एक किताब लिखी, बिहार के 30 सालों पर। मैंने उसमें भी ये लिखा, मैंने कहा आपको भ्रम है कि ये जातिवाद कर रहा है, दरअसल वो परिवारवाद कर रहा है। अगर वो जातिवाद कर रहा होगा तो आपकी जाति से किसी पढ़े लिखे अच्छे व्यक्ति को सत्ता पे बिठाएगा। लालू यादव ने तेजस्वी को बिठाया, लालू यादव ने रघुवंश प्रसाद सिंह को आगे नहीं बढ़ने दिया ना भाई, उसको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार क्यों नहीं बनाया? चलिए आज वो नहीं है जीवन में, लेकिन उनको तेजस्वी यादव में सत्ता दिखती है, तो वो तेजस्वी यादव को बिठाते हैं। रामविलास पासवान ने चिराग पासवान को बिठाया। तो सवाल उठ, और हर किसी के साथ है भाई। जगन्नाथ मिश्रा ने नीतीश मिश्रा को विधायक बनाया। चाहे वो झा हो, मिश्रा हो, यादव हो, पासवान हो, कोई भी हो, वो राजनीति कर रहा है परिवारवाद की और आप कर रहे हैं जातिवाद की। वो जातिवाद की राजनीति नहीं करता है। ये एक फर्क है, ये फर्क लोगों को समझ में नहीं आता है, तो तकलीफ तो होती ही है। सियासत में, राजनीति में आने की कोई इच्छा, मैंने कोई तैयारी? राजनीति में आने की इच्छा तो थी, और मैं 2015 में निर्दलीय विधायक के तौर पे चुनाव लड़ गया। कहाँ से? सुगोली मेरा विधानसभा है। अच्छा। मैं वहीं, हाँ, वहीं से मैं चुनाव लड़ा, निर्दलीय विधायक के तौर के लिए मैं चुनाव लड़ा और मुझे 1175 वोट आए। जी। तो मैंने, हालांकि मैं बहुत समय नहीं दिया था, 1 महीने का समय दिया, लेकिन 1 महीने मैंने दिन रात मेहनत की थी। और लोगों ने कहा कि आपके लिए इस बार ट्रायल है, आप अगली बार के लिए कोशिश करिए। मैंने कहा क्यों भाई, आप मुझे बताइए कि मैं अगली बार का इंतजार क्यों करूं, उसकी वजह बताइए ना भाई। तो हम लोग, कमिटमेंट हमारी हो गई है, वोटर की बात बता रहा हूं, हमारी कमिटमेंट हो गई। हम बोले कमिटमेंट हो गई, आपने वोट डाल दिया? तो नहीं सर, वोट तो डाला नहीं, लेकिन जबान की बात है। हम बोले कि पैसा मिलेगा, जबान आपका बदल जाएगा, दारू मिलेगी, आपका जबान बदल जाएगा। तो ये कहानी मुझे मत सुनाइए कि जबान की बात है। दरअसल क्या है कि आप अपनी जाति और पार्टी के विचारधारा में इतने मशगूल हैं कि आपको अपना विकास नहीं दिख रहा है। आप सोचिए ना कि आप क्या देंगे अपनी पीढ़ी को। तो ये एक परिस्थिति है। रही बात मेरी राजनीति की, तो मैं आया, मैं चुनाव लड़ा, 1175 वोट आए। फिर मैंने सोचा कि भाई ये मेरे बस का नहीं है, तो मैंने वहां से बिल्कुल अपने आप को अलग कर लिया। मैं, देखिए 10,000 वोट आए होते तो मैं सोचता बिल्कुल कि बिल्कुल। यहाँ पे संभावना है। फिर मुझे लगा कि नहीं है, तो फिर कहीं वैसी, देखिए यशवंत भाई, मैं ये मानता हूं कि जीवन एक ही है, करना आपको बहुत कुछ है, लेकिन सही दिशा में नहीं गए तो समय व्यर्थ होगा। व्यर्थ तो होगा। तो मैंने देखा कि भाई मैं सही उम्र में मैंने कोशिश की, उस उम्र में मुझे सफलता नहीं मिली। लिखा होगा फिर क्या होगा भाई, बाइडेन ने तो 75 साल में शुरुआत की है, तो वो लिखा होगा तो होगा। और 55 साल में 2 बार राष्ट्रपति रह करके ओबामा रिटायर हो गए। सबकी अलग अलग उम्र होती है। तो ये नरसिंहा राव
गांव से बुलाए गए। गांव से बुलाए गए। तो ये कहानी अलग होती है, लेकिन फिलहाल मेरा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि लिखने पढ़ने का काम मैंने शेड्यूल किया हुआ है, बहुत सारा काम। आप लंदन से अपना एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं ना? जी, इन दिनों मैं थोड़ा प्रवचन देना शुरू किया। किस नाम से है यूट्यूब पे वो? अनुरंजन झा के ही नाम से है। अच्छा। हाँ, अनुरंजन झा के ही नाम से। और एक मैं बुक ट्यूब हम लोग चलाते हैं, जिसपे किताबों की बात करते हैं। अच्छा। तो हाँ, बुक ट्यूब ऑनलाइन करके वो पिछले 1 साल से हम लोग कर रहे हैं। मैं, मेरी पत्नी और मेरा बेटा, हम लोग जो जो किताबें पढ़ते हैं उस किताबों का एक अंश केवल पढ़ के सुना देते हैं, और कहते हैं कि भैया ये किताब का अंश है, अगर किताब आपको इस अंश से अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप पढ़िए। टाइप बुक ट्यूब नाम से चैनल है? बुक ट्यूब, हाँ, बुक ट्यूब के नाम। तो एक आप हुम्बो हुम्बो हैशटैग चलाते हैं आप सोशल मीडिया पे, ये क्या है? हुम्बो हुम्बो क्या है? देखिए, मैं जहाँ से आता हूँ ना, चंपारण से, चंपारण में खास तौर पर बुजुर्ग महिलाओं से या बुजुर्ग लोगों से हमने ये बात हमेशा कहते हुए सुना है कि जैसे मान लीजिए कि 2-4 लोग बैठे हैं और कोई आदमी बेतुकी, बिना सिर पैर के बात के लिए जिद कर रहा है, लगातार बोले जा रहा है, तो हमारी दादी कहती थी अक्सर कि ये क्या हुम्बो हुम्बो कर रहे हो। तो और हमारे गांव में मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे बाबा परबाबा, इन लोगों के मुंह से भी मैंने सुना कि ये हुम्बो हुम्बो बंद करो। तो फिर मुझे एक दिन अचानक करीब 5-1 साल पहले मेरे ख्याल आया, किसी की बात पर ना मेरे मुंह से निकला, मैंने कहा ये क्या हुम्बो हुम्बो कर रहे हो। फिर मुझे लगा कि यार ये तो शब्द बड़ा बहुत सही है, और पूरा देशी हुम्बो हुम्बो कर रहा है अभी तो। बिल्कुल। तो इसलिए तो हुम्बो हुम्बो बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो उनको मैं इनबॉक्स में बताता हूँ, लेकिन चलिए आपके माध्यम से मैं बता दूं कि दरअसल हुम्बो हुम्बो क्या है कि बिना बेसिर पैर की बातों को बार बार कहना और अपनी बात पर टिके रहना, दरअसल यही हुम्बो हुम्बो है। तो हुम्बो हुम्बो, तो फिर मैंने कहा कि भाई अब इस हुम्बो हुम्बो को थोड़ा और ग्लैमराइज करते हैं। तो जब मैं यूट्यूब चैनल चलाता हूँ तो मैं कहता हूँ हुम्बो हुम्बो विद अनुरंजन झा, आइए भाई। अब मेरा ही भाई सारा देश हुम्बो हुम्बो कर रहा है, हम भी हुम्बो हुम्बो करते हैं। ब्रिटेन में भारत को लेके क्या छवि है? वहां पे आप लोगों से मिलते जुलते होंगे। मोदी राज के आने के बाद भारत को लेके किस तरह की, और यहाँ पे जो मुसलमान वगैरह जो अल्पसंख्यकों ईसाइयों को लेके जो चीजें होती हैं, उसकी विदेश में क्या ओवरऑल क्या आपको फीडबैक है वहां पे? देखिए, मोदी के आने के बाद निस्संदेह, मतलब हो सकता है कि इस बात के बाद फिर कुछ लोग मुझे कहें कि मैं संगी हूँ, लेकिन मोदी के आने के बाद निस्संदेह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी ने भारत की छवि मजबूत की है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आप हाल में कोविड का केस ले लीजिए भाई, जब मैं यहाँ लोगों को उन दिनों बताना शुरू किया, या जब बातचीत होती है कि भाई 200 करोड़ वैक्सीनेशन इंडिया ने कर लिया, आप समझ रहे हैं पूरे यूरोप की आबादी नहीं है जितना जितना वैक्सीनेशन एक देश ने कर लिया। तो उन सब चीज़ों से, उन घटनाओं से, और उसके पीछे क्या एजेंडा है या उसके पीछे कितनी ताकत लगती है पब्लिसिटी की, मैं उस पर नहीं जाता। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि भारत की छवि मजबूत देश के तौर पे हुई है, और जैसे ही आपकी इकोनॉमी दुनिया की नज़र में बढ़ती है तो वो छवि फिर और मजबूत हो जाती है। भाई आप चाहे कितनी भी गाली दे लीजिए, ये तो तय है ना कि ब्रिटेन को पीछे करके हमारी अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे पहुंच गई। ये हम नहीं कह रहे हैं, तो दुनिया कह रही है। तो ठीक है कि पर कैपिटा इनकम पे उसका मापन, उसका उसका आकलन करेंगे तो वो बहुत कम होगा, ब्रिटेन की तुलना में बहुत खराब स्थिति में है, लेकिन ये स्थिति बदली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मीडिया को लेके भारत में जो स्थिति पहले थी कि हम मनमोहन सिंह के समय में सारा मीडिया छाप लेता था कि बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, सब कुछ हुआ है। आज के दौर में मीडिया को गोदी कहा जाने लगा है, माने सारा ही मीडिया जो है एक तरह से सरकारी प्रचार तंत्र में तब्दील हो गया है। इसको कैसे देखते हैं आप? आप बहुत सही बात कह रहे हैं, लेकिन जानते हैं मैं इसमें एक टेक लेता हूँ। मीडिया को थोड़ा सा ना वास्ट करके देखने की जरूरत है यशवंत भाई। मीडिया हमारे नज़र में ना सिर्फ टेलीविजन चैनल्स नहीं है, मीडिया वो भी है जो हम लोग, आप लोग आज और हम आप बात कर रहे हैं। आप सोचिए, आप, मुझे लगता है कि आपके इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत मुझे लगता है कि 16-17 साल पहले हुई। हाँ, 15-16 साल। 15-16 साल पहले हुई। उस वक्त लोग इसको कितना हल्का प्लेटफॉर्म मानते होंगे या इसकी गंभीरता को समझते नहीं होंगे।
आज इस प्लेटफॉर्म की कीमत और इसका आकलन इसलिए होता है कि भाई भारत में मीडिया का कौन सा ऐसा घराना है जहां आपको नहीं पढ़ा जाता। तो परिस्थिति क्या है कि भाई मीडिया यही तो है। हमने क्या किया, टेलीविजन को मीडिया मान लिया। तो टेलीविजन चैनल्स जो लगातार मोदी के पक्ष में एजेंडा चला रहे हैं या उनकी कमियों को नहीं दिखा रहे हैं, देखिए सरकार ये को आप मानते हैं ना कि ये आप मानते हैं कि एजेंडा चला रहे हैं और कमियों को नहीं बिल्कुल दिखा चला रहे रहे हैं, बिल्कुल चला रहे हैं, बिल्कुल चला रहे हैं। और इसके बिल्कुल एवज में उन्हें सरकार उपकृत करती होगी। देखिए, मैं उसी पे आ रहा था। देखिए सवाल दूसरा है। सवाल ये है, जैसे आपको मैंने पहले बताया कि मैंने शगुन टीवी की शुरुआत की। तो शगुन टीवी एक न्यूज चैनल का लाइसेंस था। मैं देश के चंद पत्रकारों में से एक ऐसा पत्रकार रहा जिनके पास अपना टीवी चैनल का लाइसेंस था। लेकिन मैंने 2022 में उसको बेचने की कवायद शुरू की। 2000 बेचना तो मैं पहले से चाहता था, लेकिन 2023 की शुरुआत में मैंने उसको बेच दिया, उस कंपनी को। अब उस वो लाइसेंस जो मेरे पास 11 साल तक रहा, मैं चैनल नहीं चला सका ना। उसकी वजह क्या है कि आप तक पहुंचने के लिए मेरी जेब में 50 करोड़ रुपए चाहिए, आप साल भर चलाने के लिए मेरी जेब में 100 करोड़ रुपए चाहिए। ये पैसा कहां से आएगा? डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट हिंदुस्तान में टेलीविजन चैनल्स में 65% है आज की तारीख में भी। अब डिस्ट्रीब्यूशन के कॉस्ट में वो मर गया। तो जब वो अच्छा वो बिजनेस करने आया है, मैं अगर टीवी चैनल चलाने आऊंगा तो मैं बिजनेस करूंगा ना। तो वो बिजनेस कैसे होगा? जब तक देश के लोग अपने पैसे से कोई एक संस्था खड़ी नहीं करेंगे, तब तक वो उनकी बात करने वाला संस्थान नहीं हो सकता। क्योंकि रामनाथ गोयनका के साथ पत्रकारिता का बिजनेसमैन खत्म हो गया। मैं तो उसमें एक पक्ष ये भी देखता हूँ रंजन भाई कि हमारे मीडिया के मालिक जैसे लगता है कि इंतजार कर रहे थे कि कोई हमको ठीक ठाक दाम दे और हम बिकें। हम्म मैंने सबसे बड़ा आप खराब बात तो ये है ना कि आप तैयार बैठे हो, कोई प्रतिरोध नहीं, कहीं कोई मैंने विरोध का स्वर नहीं, आप एकदम से जो बिछ गए। देखिए, उसकी वजह ये है ना कि भाई मैं अब यहाँ पे देखिए क्या है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने अपने घर में टेलीविजन नहीं रखा है यहाँ पे, लेकिन मुझे महीने का 13 पाउंड, 13.5 पाउंड, मतलब करीब 1350 रुपये मुझे महीने का एक फीस देना पड़ता है। और वो फीस बीबीसी को जाती है। यहाँ पर आप अगर लाइव यूट्यूब पर भी कोई चैनल देख रहे हैं तो आपको एक फीस देनी होती है, टेलीविजन फीस कहलाता है। अच्छा। जी। तो मुझे पहले मालूम नहीं था, तो मेरे पास नोटिस आ गया। तो फिर मैंने अपने दोस्तों से पूछा, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आप अगर यूट्यूब पे भी लाइव देख रहे हैं तब भी आपको ये फीस देनी, और ये फीस बीबीसी को जाती है। तो यहाँ पर बीबीसी जो संस्था है उसको जो पैसे आते हैं, संसद अलग पैसा देती है, चैरिटी का पैसा अलग आता है, और यहाँ हर नागरिक उसको पैसा दे रहा है। तो जनता भी पैसा दे रहा है अपना। जनता पैसा दे रही है ना। और उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो बीबीसी से पैसा नहीं ले रही है। तो नतीजा क्या है कि भाई पैसा उसका वहां कम हो गया, आपका पैसा उसके उसके पास गया। तो वो एडवर्टीजमेंट पे आधारित नहीं है, तो वो विज्ञापन नहीं चलाता। जब आप किसी का विज्ञापन चलाएंगे तो इसीलिए वो उसकी निष्ठा जो है खत्म ब्रिटिश ना। तो ब्रिटिश निष्ठा एम्पायर में हमारे है प्रति हो उस गई हिसाब ना। से। भाई हाँ। हमारे प्रति उसकी निष्ठा हो गई, उसको क्या फर्क पड़ता है कि कोई कंपनी उसको विज्ञापन दे या नहीं दे, चल रहा है। अब कल भाई क्या हुआ, आप एग्जाम्पल याद करिए, एबीपी से प्रसून वाजपेयी को जब हटाया गया, तो जी। हटाने से पहले क्या हुआ भाई? रामदेव ने आज तक में रामदेव ने क्या किया? विज्ञापन खींच लिया। जब वो एबीपी में आए वहां से विज्ञापन खींच लिया। भाई वो कह रहा है कि ये हमको पसंद नहीं है। आप समझ रहे हैं? तो बिल्कुल। और उसको तो चलाना है। अच्छा, वो चलाने में क्या है, हम कह रहे हैं कि चलाने में अगर पैसा नहीं लग रहा होता, जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, क्या पैसा लग रहा है? आपने वहां से लिंक भेजा, हमने यहाँ हम लिंक से जुड़ गए। इंटरनेट के पैसे हम वैसे भी देते हैं, आप भी देते हैं, जुड़े हुए हैं। आप यूट्यूब पे डालेंगे, ये दुनिया देखेगी। ये मीडिया है। तो ये तो इसलिए हुई ना मीडिया कि मैंने मोदी जी ने जब सैटेलाइट चैनलों को जो है अपने पक्ष में सब कर लिया, तो अब मजबूरन जो है सबको यूट्यूबर बनना पड़ा, रवीश कुमार से लेके जो है प्रसून वाजपेयी सबको जो है। नहीं नहीं, मैं उसमें देखिए थोड़ा सा मैं उसको और डिफाइन करता हूँ। वो जी। ऐसा नहीं था, वो दरअसल नियमों की कमियों का दौर था। और लगातार ये नियम मोदी ने नहीं बनाए। पहले 3 करोड़ नेटवर्थ की कंपनी बनती थी न्यूज चैनल लाइसेंस के लिए।
ये अंबिका सोनी ने बनाया कि 20 करोड़ रुपए चाहिए। तो भाई वो मोदी ने आके नहीं बनाया, और वही नियम अभी भी चल रहा है। तो आपने अब आप ये बताइए यशवंत भाई कि आप 20 साल से पत्रकारिता में हैं, उससे ज्यादा समय से आप लगातार देखते होंगे दुनिया भर के लोगों को, किस पत्रकार के पास 50 करोड़ रुपया है कि अपना टीवी चैनल चलाएगा? मतलब अपना चैनल चलाने के लिए इतना पैसा किसी के पास नहीं होगा, किसी के पास नहीं है। और हम कह रहे हैं कि अनुरंजन झा और यशवंत सिंह अगर पत्रकारिता करना चाहें तो क्या करेंगे भाई? दूसरा क्या रास्ता है भाई? पब्लिक कह रही है कि पत्रकार बिकाऊ हो गए। तुम वोट देने जाते हो तो तुमको 1000 रुपया और दारू का बोतल चाहिए। तुमको मंदिर में लाइन लगने के लिए पैसा देने में तुम्हें गुरेज नहीं है। अपना काम कराने के लिए तुमको बाबुओं को रिश्वत देने में गुरेज नहीं है। और बिकाऊ सिर्फ मीडिया है। तो दरअसल यही मैं ढांचे की बात कह रहा हूँ, ये ढांचा बिगड़ा हुआ है। ये आदमी समझ नहीं रहा है कि हम लोग अगर एक व्यवस्था खड़ी नहीं करेंगे कि हमको ये ऐसे लोग चाहिए, तो फिर तो ऐसे ही चलेगा। कुछ फटाफट कुछ सवाल जान लें, जैसे आपका जीवन में रोल मॉडल कौन है, किसको माने पत्रकारिता में किसे आप पसंद करते हैं, किससे सीखा आपने? देखिए पत्रकारिता में कुछ लोग मेरे वाकई बहुत रोल मॉडल हैं, जिसमें लिखना सीखा हमने। एक भाई अपने घर की बातों को छोड़ दीजिए, क्योंकि मेरे दादाजी, बड़े दादाजी, ये लोग लेखक थे और पत्रकार रहे, आंदोलनकारी थे, तो उनसे बुनियाद पड़ी बचपन में। लेकिन जब मैं पत्रकारिता में आया तो पत्रकार के तौर पे एक पत्रकार अरविंद मोहन जी हैं, जिनको देखकर हमने लिखना सीखा। किसको? अरविंद मोहन जी। अरविंद मोहन जी, जी 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 जी। और इसके अलावा टेलीविजन बड़े में, विनम्र सज्जन, बहुत पढ़े लिखे पत्रकार हैं। जी जी, और टेलीविजन में मैं रजत जी का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। अच्छा। हाँ, क्योंकि टेलीविजन क्या है रजत जी ने हमको बताया, टीवी क्या होता है, और उन्होंने बहुत मौके दिए। मैं बिल्कुल रंगरूप रजत जी ने खुद अपनी जिंदगी में बड़ा संघर्ष किया है, जो बहुत मैंने उनके संघर्ष एक किया है। बार। और मैं बताऊं कि मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मैं अगर इंडिया टीवी की लॉन्चिंग टीम का मेंबर नहीं होता तो शायद पता नहीं क्या होता। क्योंकि भाई नौकरी तो मैं उसके पहले आज तक में भी कर चुका था, उसके पहले मैं बीएससी फिल्म्स में भी कर चुका था, मैं और भी बहुत सारे काम कर रहा था। जी न्यूज में भी मैंने शुरुआत, मैं टेलीविजन की शुरुआत जी न्यूज से की। लेकिन रजत जी ने इतना हमको फ्लोर दिया काम करने का, एक्सपेरिमेंट करने का, बेतहाशा। तो वो एक मेरे लिए इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में आइए तो अनिरुद्ध बहल से बड़ा नाम तो मुझे लगता नहीं है कि देश बिल्कुल। में क्या आज की तारीख में दुनिया में कोई है। बहाल जी भी सुना है भारत छोड़ के सिंगापुर वगैरह में कहीं सेटल हुए हैं। मुझे पूरी जानकारी नहीं है। अब मैं उनको पकड़ता हूँ, मैं अब जितने विदेश में बसे अपने भारतीय पत्रकार हैं सबको मैं पकड़ के इंटरव्यू करता हूँ मैं। हालांकि इन दिनों वो शायद इंडिया में ही है। अच्छा, ओके, मैं बात करूंगा आज जी। तो अनिरुद्ध बहाल जी, रजत शर्मा जी, अरविंद मोहन जी, 3 नाम आपने लिए। जी जी। और तीनों का मैं भी प्रशंसक हूँ। आगे क्या योजना है? अभी तो आप यंग हैं, मैंने पूरा जीवन अभी बाकी है, तो मैं नहीं कहूंगा कि अभी आप संन्यास लेने जा रहे हैं या परदेसी हो गए। क्या योजना है? मीडिया में ही नहीं करना देखिए, है या कुछ? मैं मीडिया में, देखिए अभी एक किताब जो मैं कर रहा हूँ यशवंत भाई, ये किताब मेरी मैक्सिमम सितंबर तक ये खत्म हो जाएगी। जो मतलब मैं पब्लिशर को दे दूंगा, पब्लिशर अब 6 महीने लें या साल भर लें, लेकिन ये किताब उनको मैं सौंपूंगा। और उसके बाद इस बीच में मैंने, क्योंकि यहाँ क्या है कि ब्रिटेन में एक चीज़ है, किसी को किसी से मतलब नहीं होता। आप अपने काम में मस्त होते हैं, व्यस्त होते हैं, आपको जी। घर का सारा काम खुद करना होता है। तो आपका जब सुबह मैसेज आया कि बात की जाए, उस समय मैं घर की साफ सफाई में ही लगा हुआ, तो मैंने कहा मैं कर लूँ जरा, तो उसके बाद लिखने पढ़ने का दौर शुरू होगा तो मैं फिर बैठूंगा। तो मेरी योजनाओं में कुछ ऐसी है कि लिखना पढ़ना बहुत है। मतलब मैं, आप समझिए कि आपको सुन के थोड़ा यह लगेगा कि पता नहीं मैं क्या बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास अभी ना अगर मैं लिखना जिस तरीके से लिखना चाहता हूँ तो अगले करीब 10-11 साल तक मैं लगातार लिखता रहूँ, इतने मैंने प्लानिंग मेरे स्ट्रक्चर में है क्या? कि मैं इतना लिखूंगा तो शायद मैं कुछ लिख पाऊंगा। एक बात। दूसरी बात, चूंकि मैं इन दिनों गांधी पे बहुत काम कर रहा हूँ, तो मेरी कुछ योजनाएं ऐसी हैं गांधी को लेकर के कि मेरा जैसे, देखिए यूएन ने 194 देशों की सूची बनाई है, 200 देश हैं दुनिया भर में।
तो नोटिफाई जो कंट्रीज हैं वो 194 है। उस 194 कंट्रीज में से 117 देशों में गांधी की मूर्तियां हैं आज की तारीख। बड़ी तो बात। हाँ, बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता नहीं है कि किसी भी, मतलब भगवान को छोड़ दीजिए आप, ईश्वर हर जगह नहीं, मैंने कोई एक किसी ईश्वर की एक तरह की मूर्ति मुझे लगता नहीं इतने देशों में होगी एक नहीं साथ, हो, एक तरह। हाँ। बिल्कुल नहीं हो, ईसा क्रिश्चियन को जो मान लीजिए, ईसाई जो है सबसे ज्यादा होते हैं। सबसे ज्यादा होते हैं। हाँ। तो इसके अलावा नहीं होगी। तो ये एक बड़ा ही दिलचस्प पहलू है और इस पे मैं कई सालों से काम कर रहा हूँ। ईश्वर ने चाहा तो मैं इन 117 देशों का दौरा करूंगा, क्या बात। जिसमें जिसमें से तकरीबन 7-8 देशों का हो चुका है। और वहां से, वहां के गांधीयन से मैं बात कर रहा हूँ। और कुछ कुछ ऐसा सोच रहा हूँ कि थोड़ी दुनिया को बताइए, देखिए देखिए, लड़ाई झगड़ा वही लड़ रहे हैं ना, रूस और यूक्रेन। लाभ लेने वाला लाभ ले रहे हैं, मरने वाले मर रहे हैं। लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होना है। गांधी के रास्ते पे ही सबको चलना पड़ेगा, वही एक रास्ता बचता है। अच्छा, मैं एक और बात कहूँ। गांधी की जो फिलॉसफी है वो बुद्ध से प्रेरित है, लेकिन बुद्ध ने फिलॉसफी दी, गांधी ने उसको एक्ट किया। और मैं तो कहता हूं कि गांधी के एरा में, यानी ज्यादा भी नहीं, 1942 से लेकर के 1948 तक, मरने तक, गांधी की जगह बुद्ध को रखिए तो आपको लगेगा कि गांधी ने ज्यादा बेहतर काम किया। तो ये एक बड़ा है, तो उस पर काम कर रहा हूँ। रही बात मुख्य धारा की मीडिया, तो मेरा ये मानना है कि हम लोग जो बात कर रहे हैं ये भी मुख्य धारा की ही मीडिया है। और बिल्कुल। टेलीविजन चैनल्स में अगर, या अखबारों में अगर मैं फिर दोबारा से सोचूं तो मुझे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, वो फितरत बन नहीं पा रही। और मुझे लगता है कि डिजिटल अब अगले 1-2-3 सालों में बहुत बड़ा बनेगा माध्यम, और रेवेन्यू वगैरह भी यहाँ पे एडवर्टाइजर वगैरह भी आ रहे हैं भारी मात्रा में, तो डिसेंट्रलाइज हो जाएगा आप सारा। देखिए, लोगों तक पहुंचकर बहुत सारे हमारे बीच के पत्रकार लोग बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं यूट्यूब पर। बिल्कुल। और लोग उनको भाई दे रहे हैं ना, पहुंच रहे हैं उन तक। तो और ये चीजें धीरे धीरे तय भी होंगी ना कि आगे क्या करना है, धीरे धीरे चीजें बनती बिगड़ती रहती हैं। हाँ, लेकिन आ, एक वो तो रहता ही है कि चिंता, देखिए बिहार को लेकर मैं चिंतित हमेशा रहता हूँ। लेकिन मैं जाता हूँ बिहार, गांव जाता हूँ, काम करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन बहुत मुझे तकलीफ तब होती है जब समाज से उस तरीके का ना रिएक्शन नहीं मिलता है। तो फिर लगता है कि अरे अपना जीवन तो एक ही है, तो अपने जीवन में मशगूल हो जाओ, फिर कहाँ कहाँ भाई मारा मारी करो। मुझे लगता है कि भारत के लोग जो है 50-60-70 साल में किसी एक मुद्दे पर जगते हैं, फिर उसके बाद सो जाते हैं। मतलब उनकी उनकी जगने की रफ्तार बड़ी स्लो होती है, जितना बहुत तेज स्लो, हम लोग सोचते हैं। हाँ बहुत जी। स्लो है, बहुत। अब आप देखिए ना, बिहार में जातिगत जनगणना होगी, भाई जनगणना तो करा नहीं सकते, राज्य केंद्र का काम है, सर्वे करा रहे हैं। क्या हो जाएगा? हम कह रहे हैं कि अगर ये पता चल गया कि बहुत ज्यादा दलित हैं या बहुत ज्यादा पिछड़े वर्ग के लोग हैं, तो उससे हो क्या जाएगा? आज भी लोगों को मालूम है कि वही ज्यादा है। क्या हो जा रहा है भाई? हम कह रहे हैं, मैं तो बहुत पहले एक बार कहा था कि किसी भी पंडित जी को रामविलास पासवान के पैर छूने में आपत्ति नहीं है, बिल्कुल। लेकिन मंगरू ओझा के पैर छूने में उसको बहुत ग्लानि हो जाएगी। तो दरअसल क्या है कि भाई जहां पैसा और ताकत दिख रही है वहां आप जा रहे हैं। तो ये धारणा ही बिल्कुल अलग है, तो उस पर काम ही नहीं होता है। अपने यहाँ एजेंडा चलाने वाले बहुत लोग हैं, यही चल रहा है। तो ठीक सर, कब 1 घंटे लगभग हम लोगों ने बातचीत की, और आपसे काफी कुछ समझने, जानने, और क्या कुछ आपके दिल दिमाग में चल रहा है उसको समझने का मौका मिला। हम लोग फिर बैठेंगे, और कभी कुछ लंदन से कुछ ऐसी सूचनाएं हो, चीजें हो जो लगे कि भड़ास पे शेयर किया जा सकती है, तो जरूर बताइएगा। और बिल्कुल बिल्कुल। भारत भारत आइए तो फिर हम लोग मिलते हैं, और आपके हाँ, साथ मेरी चलेंगे बिहार। मेरी जो नई किताब आई है, मैंने एक उपन्यास जो इस बीच में लिखा, आपने उसके बारे में खबर छापी भी, हकीकत नगर। दरअसल दिल्ली विश्वविद्यालय के 90 के दौर की प्रेम कहानियां हैं, उदारीकरण के दौर की प्रेम कहानी कह लीजिए उसकी, उसको। तो मैं दर्शकों से कहूंगा कि भाई उस किताब को पढ़िए, और पढ़कर आप समीक्षा यशवंत भाई को भेजिए। हमें किस पे, अमेज़न पे है ना वो किताब? हाँ, अमेजन पे है, फ्लिपकार्ट पे भी है।
तो हिंदी हकीकत में में छापा है, हिंदी में प्रकाशन बहुत अच्छा कर रहे हैं वो लोग, उनसे जी। मेरी हिंदी युग से हमारी भी भारत जानेमन जेल आई थी, जो है शैलेश भारद्वाज। हाँ शैलेश जी बहुत आप सोचिए वो भी इंजीनियरिंग छोड़ के इस दिशा में आए हैं, तो वो आप लोग भी पढ़िए और दर्शक लोग पढ़ के उसका रिव्यू यशवंत भाई को भेजें, यही छापेंगे। जरूर जरूर जरूर। शुक्रिया शुक्रिया अंजन भाई, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।